उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने लघु सचिवालय प्रांगण से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि यह जागरूकता 27 अक्टूबर से 27 नवंबर तक जिले के सभी गांवों में जाकर नागरिकों को मतदाता सूची के कार्यक्रम का प्रचार करेगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता अपना वोट बनवाने और वोट का प्रयोग करने से ना छूटे। सभी पात्र नागरिकों का 100% मतदाता सूची में पंजीकरण हो तथा वे आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने युवा मतदाताओं से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के इस वोटर उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपना पंजीकरण करवाएं तथा लोकतंत्र को मजबूत बनवाएं। वोट कैसे बनवाएं व कौन सा फॉर्म भरें? उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि 27 अक्टूबर से 9 नवंबर तक वोट बनवाने का अभियान चलेगा। इसके अलावा 4 व 5 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर को बूथ लेवल पर बीएलओ द्वारा सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। पात्र नागरिक ऑफलाइन के माध्यम से अपने बीएलओ के पास फॉर्म नंबर 6 भरकर जमा करवाएं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप व voters.eci.gov.in पोर्टल पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6, वोट कटवाने के लिए 7 नंबर, शुद्धिकरण करवाने के लिए 8 नंबर दस्तावेज का प्रयोग किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं संजय रामफल। करते हैं चरखी दादरी के अहम खबरों की तरफ रुख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेहतरीन खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर विकास कार्यों में लाएं तेजी। सांसद धर्मवीर सिंह ने ली दिशा कमेटी की बैठक। अब खबर विस्तार से। जिला प्रशासन की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि विकास कार्यों के लिए किस प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत होती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गति मिल सके। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ 70% ग्रामीण क्षेत्र हैं और गांव की सरकार को भी संवैधानिक दर्जा है, लेकिन पंचायत जनप्रतिनिधियों को सरकारी विकास कार्यों को करवाने की प्रक्रिया की कम जानकारी है, जिसके चलते उन्हें अपने गांव अथवा क्षेत्र में काम करवाने में परेशानी आती है। जब तक इन जनप्रतिनिधियों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी तब तक विकास की गति धीमी ही रहेगी। ऐसे में प्रशासन की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि किस प्रक्रिया के तहत कौन सा कार्य कैसे करवाया जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। बैठक में उन्होंने एक एक करके सभी विकास द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों सहित भविष्य की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों सहित सभी अधिकारी व कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि छोटे काम करने वाले लोगों को लोन देने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और बिना वजह लोगों के चक्कर ना कटवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में पेयजल, बिजली आपूर्ति, पानी निकासी व सड़क से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। सांसद ने कहा कि चरखी दादरी में पानी निकासी को लेकर किए जा रहे कार्य को समय सीमा में पूरा कराएं और निर्माण के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर भी नजर रखें। भविष्य में किसी भी हाल में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। दादरी में बरसाती पानी निकासी को लेकर 3 योजनाओं पर काम चल रहा है, जो कि आधा पूरा हो गया है। इसमें
दोनों एसटीपी की मरम्मत व क्षमता बढ़ाना और बड़ी पाइपलाइन डालने का मुख्य कार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की योजना के अनुसार एसटीपी से ट्रीट करके पानी को खेती के लिए इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिले से निकलने वाली कुछ सड़कों की हालात अभी ठीक नहीं है। इनमें दादरी बोन, दादरी चिड़िया और झोझू कादमा आदि की सड़कें भी शामिल हैं। ऐसे में इन सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर भी योजना को सिरे से चढ़ाया जाए। इसके साथ ही सिंचाई विभाग सुनिश्चित करे कि नहरों में पानी आते ही क्षेत्र के सभी तालाबों में वाटर वर्क्स को भर दें। बैठक में उपायुक्त मनदीप कौर ने सुझाव दिया कि शहर में प्रस्तावित सीवर लाइन की क्षमता सही हो ताकि आने वाले सालों में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़े। हालांकि बरसाती पानी निकासी के लिए डाली जा रही लाइन की क्षमता ठीक है, लेकिन अगर सीवर लाइन की क्षमता सही होगी तो कई सालों तक दादरी में जल भराव या सीवर ब्लॉक होने की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इस पर सांसद ने कहा कि विभाग को पंचवर्षीय योजना के मुताबिक सोच को बदलकर काम करना होगा और वर्तमान समय की समस्याओं में तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। बैठक में जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, सीईओ जिला परिषद प्रदीप कौशिक, एसडीएम सुरेश कुमार व चरखी दादरी एसडीएम नवीन कुमार, सहकारिता समिति चेयरमैन सुधीर चांदवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कम पानी लागत से बेहतर उत्पादन के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का लाभ उठाएं किसान। सूक्ष्म सिंचाई योजना में 85% तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने में फसल के उत्पादन के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसान हित में लिए जा रहे निर्णयों को धरातल पर क्रियान्वित करवाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से किसानों को कम पानी लागत से बेहतर व ज्यादा पैदावार होने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 85% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के किसानों से सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि योजना के माध्यम से किसान खेत में पानी खड़ा होने, खेत में पानी के असमान वितरण, उर्वरक उपयोग दक्षता को कम करने जैसे नुकसानों से अपनी फसल को बचाकर अधिक पैदावार ले सकते हैं। सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित सिंचाई के नए आधुनिक तकनीकी साधन प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। इसमें मिनी स्प्रिंकलर पर 85% तक सब्सिडी का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि इस विधि के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों को घोल के रूप में पानी के साथ फसल में डाला जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रणाली से पौधों या फसलों को जरूरत के हिसाब से पानी देने के साथ ही 70% पानी की बचत भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत पुराने कुओं का जीर्णोद्धार, टिब्बे पर सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था तथा खेती योग्य भूमि को 100% पानी से बेहतर प्रबंध करने की व्यवस्था की जा सकती है। आसानी से ली जा सकती है मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता। जी हां, जरूरतमंदों को आवेदन के लिए 15 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है। अब संबंधित व्यक्ति या परिवार आसानी से मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए
इलाज के चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित एमपी, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करता है, वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति, मेयर, एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और ये जनप्रतिनिधि 5 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ डीसी कार्यालय को भेजेंगे। उसके उपरांत आवेदन को डीसी कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल अचल संपत्ति की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए 4 दिन व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए 5 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर अकाउंट अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद स्वीकृति की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। पहले की प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाने के साथ ही समयबद्ध भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदक दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा है और वह चाहता है कि उपचार की राशि सीधे अस्पताल को मिले तो वह संबंधित अस्पताल की बैंकिंग डिटेल्स भी साझा कर सकता है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है क्लेम। बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर फलों की खेती पर प्रति एकड़ 40,000 रुपए तक व सब्जियों व मसालों पर प्रति एकड़ 30,000 रुपए तक क्लेम राशि दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। योजना की जानकारी देते हुए उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन में फलों की खेती पर 1,000 रुपये प्रति एकड़ व सब्जी मसाले पर 750 रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम भुगतान करना होगा और फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पोर्टल पर भी पंजीकरण आवश्यक है। इस योजना में कुल लगभग 40 फसलों को जैसे फलों में किन्नू, बेर, लीची, अमरूद, खजूर, माल्टा, आंवला, नींबू इत्यादि व सब्जियों की फसलों में प्याज, आलू, हरी मिर्च, भिंडी, घिया, गोभी, मटर, टमाटर, आलू इत्यादि और मसाले में हल्दी, लहसुन की फसलों को शामिल किया गया है। बागवानी योजना के तहत सब्जियों में आलू, गाजर, मटर, मूली, लहसुन, फूलगोभी के लिए 15 सितंबर से 31 जनवरी व रबी प्याज के लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, कद्दू, तोई, करेला, ककड़ी 15 जनवरी से 15 मार्च तक, खजूर के लिए 1 फरवरी से 31 मई, माल्टा, नींबू, संतरा, आंवला व अनार के लिए 1 मार्च से 31 मई तक पंजीकरण करवाना आवश्यक है। बागवानी फसल बीमा किसान को प्राकृतिक नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर विभागीय पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है, जिसके बाद फसल का नुकसान का बागवानी विभाग द्वारा 7 दिन के अंदर भौतिक निरीक्षण करके आंकलन किया जाएगा। इस योजना के तहत 0 से 25% कम फसल नुकसान पर कोई मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। सब्जियों और मसालों में 26 से 50% हुए नुकसान में मुआवजा राशि 15,000 रुपये,
50 से 75% हुए नुकसान में मुआवजा राशि 22,000 से 500 रुपए व फलों में 30,000 रुपए तथा 75 से 100% नुकसानों में सब्जियों व मसालों में मुआवजा राशि 30,000 रुपए व फलों में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर 2 दिवसीय धरने की हड़ताल पर दूसरे दिन पुरजोर नारेबाजी के साथ अपरा विरोधी जाहिर किया गया। हड़ताल में आज जिला उपायुक्त कार्यालय को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाया जाए। ऐसा न होने पर स्थिति में कड़े कदम उठाने ही वर्कर व हेल्पर मजबूर होंगे। अगर उनकी पुरानी मांगों को लेकर यूं ही उपेक्षा का रवैया अपनाया जाता रहा तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार अच्छी तरह से जानती है किसी भी बड़े कदम को उठाने का हौसला आशा वर्कर व हेल्पर में भरपूर है। अगर एक बार सभी किसी बड़े फैसले पर पहुंच गए तो बिना किसी भी विपरीत परिस्थिति के डरे अपने फैसले पर अडिग रहना जानते हैं। कुछ समय पहले लंबा धरना इसका गवाह है। आज धरने की अध्यक्षता बाड़ा ब्लॉक प्रधान सुनील ने की, संचालन अनिल शोरान ने व कोषाध्यक्ष चंद्रकला अटेला ने किया। आज धरना स्थल पर पहुंचकर CITU राज्य उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार धिक्कारा सहित सर्व कर्मचारी संघ से आए हुए सतबीर सरोहा, दिलबाग बजाड़, सुभाष फौजी, दलबीर सुरेश व पुरजोर समर्थन दिया। जिला प्रधान सुनीता रामवास ने सभी साथियों से आह्वान किया है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमेशा एकजुटता ही सबसे बड़ा शस्त्र है। इसलिए अपनी मांगों को पूरा करवाने तथा समस्याओं को हल करवाने के लिए सभी एकजुट होकर रहें, किसी के बहकावे में न आए। अपने हकों को पाने के लिए बड़े आंदोलन का रुख करना पड़ा तो भी कमर कस कर तैयार रहें। उन्होंने वह सुमन आदमपुर, भतेरी बिलावल, कमलेश डूडीवाल, उर्मिला गुडाना, कृष्णा बलकरा व पूरे जिले की वर्कर व हेल्पर ने बताया कि मुख्य मांगों में ये शामिल है। राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर्स आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे रद्द किए जाएं। 2021-22 की हड़ताल के दौरान मानदेय 100 से 200 रुपए कटौती के साथ बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। बर्खास्त वर्करों को बकाया मानदेय भी जारी किया जाए। 10 साल से अनुभव में हड़ताल की अवधि को जोड़कर मानदेय दिया जाए। 2018 साल में केंद्र सरकार की 1500 से 750 की घोषणा लागू हो। उचाना यानी कि जिंदा आंगनबाड़ी वर्कर सुमन को तुरंत बहाल किया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप पर जबरदस्ती काम बंद हो। मोबाइल फोन राशि जारी की जाए। सितंबर 2022 से महंगाई भत्ते को नई किस्त को मानदेय में जोड़कर जारी किया जाए। ऑनलाइन करवाने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। मेहनताने का 2020 के बाद भुगतान नहीं किया गया, तुरंत प्रभाव से किया जाए। ईंधन की राशि बढ़ाई जाए या विभाग द्वारा सिलेंडर भरवा कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कच्चा राशन बंटवाने का ही प्रावधान किया जाए। आंगनबाड़ी सेंटर के कार्य हेतु रजिस्टर, अलमारी, कुर्सी, मेज, झाड़ू, पोछा इत्यादि का भी सामान दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वीकृत किराया जारी किया जाए। बकाये किराए का तुरंत भुगतान किया जाए। वर्दी की राशि 2000 रुपए वार्षिक हो। राशन 6 दिन मदर ग्रुप्स में बनवाया जाए।
वर्कर व हेल्परों के खाली पड़े पदों को स्थायी भर्ती की जाए। हेल्पर से वर्कर व वर्कर से सुपरवाइजर को पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर किया जाए। हेल्पर व वर्कर की पदोन्नति पर जिस जगह पद खाली है प्रथमतः उसी क्षेत्र की वर्कर या हेल्पर को प्राथमिकता दी जाए। भिवानी या अन्य जिले में गलत पदोन्नति को ठीक किया जाए। वर्कर व हेल्पर को कुशल अकुशल की श्रेणी में रखा जाए। ग्रेजुएटी ला पीएफ ईएसआई की सुविधा लागू हो। 26,000 न्यूनतम वेतन मिले। दोस्तों ये थी आज की अहम खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।